तो हम क्या बात कर रहे थे कि उस डिब्बे में से, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, हमने किसी का शरीर लिया, उसमें से 5 लीटर ब्लड निकाला, 6 लीटर, और उसमें पूरा डिब्बा भर गया, 5 लीटर में डिब्बा भर गया। उसमें से हमने सबसे पहले आरबीसी निकाली, उसके बाद हमने डब्ल्यूबीसी निकाल दी बाहर, सारी डब्ल्यूबीसी निकाल दी, सारी प्लेटलेट्स निकाल दी। तो वो क्या बचा, जो बचा है, क्या बचा वो, अब उसे क्या कहेंगे जो बचा हुआ है, प्लाज्मा। 5 लीटर ब्लड निकाला किसी के शरीर से आपने, उस डिब्बे को भर लिया, ठीक है। उस डिब्बे में से सबसे पहले आरबीसी निकाली, उसके बाद डब्ल्यूबीसी निकाली, प्लेटलेट्स निकाली, वो सारी अलग प्लेट में रख दी। तो उस डिब्बे में क्या बचा, प्लाज्मा। क्या बचा, प्लाज्मा। प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर भी निकाल दो, तो अब क्या बचा, सीरम। समझ में आ गया? दिस इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा। अब सब सीरम ही तो पता है, ये उसका नाम है सीरम। जब क्लोटिंग फैक्टर निकाल देते हैं तब उसको हम क्या कह देते हैं, सीरम। उसमें होती है, सीरम में होती है बेसिकली एंटीबॉडीज, ठीक है, उसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है बेसिकली। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक पार्ट की प्लाज्मा के, कि प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर जो ऑर्गेनिक पार्ट है, मतलब कार्बनिक जो पदार्थ हैं, वो कौन कौन से हैं। हटा दो इसको, क्या क्या कह रहे हो तुम, हटा दो ना, नहीं समझ में आ रहा है। प्लाज्मा में और सीरम में अंतर समझ में आ गया, ब्लड में अंतर समझ में आ गया। क्या अंतर है, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या है, उज्ज्वल प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा। सारी कोशिकाओं को निकाल दो तो क्या बचा, प्लाज्मा, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर उस प्लाज्मा में से भी आप क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, सीरम, ठीक है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा। ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा में सबसे पहला आता है एल्बुमिन की बात करेंगे हम, एल्बुमिन प्रोटीन। ये हमने उसमें पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में, सना थी तो एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन, ये कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन है, मतलब है ना, कार्बनिक पदार्थ का मतलब तो यही है ना, जिसमें कार्बन आ जाए वो कार्बनिक पदार्थ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की। सबसे पहले प्रोटीन में हमने बात करी एल्बुमिन की। ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है ब्लड के अंदर, मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। और इसका मेन काम क्या है, ये मेंटेन करती है ऑस्मोलैरिटी ब्लड की, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। फंक्शन क्या है इसका, इज टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है उसको मेंटेन करती है, ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करती है और पानी को पकड़ करके रखती है। ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करती है, मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, और होल्ड्स वाटर, होल्ड्स वाटर इन ब्लड, पानी को पकड़ करके रखती है।
ठीक है। अब अगर इस प्रोटीन की कमी हो जाए, एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो जाए, हमारे खाने में कमी हो जाए, या हमारा लीवर जो है ख़राब हो जाए जिस वजह से इस प्रोटीन की कमी हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि लीवर ही बेसिकली इन प्रोटीन्स को बना करके ब्लड में डालता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब एल्बुमिन प्रोटीन ब्लड के अंदर कम हो जाएगी, तो उस केस में जो वाटर लॉस है वो बढ़ जाएगा। वाटर जो है निकल करके वो टिश्यू के अंदर जाने लगेगा, टिश्यू मतलब और ऊतकों के अंदर जाने लगेगा, और उस वजह से सूजन आ जाएगी। जैसे कई लोगों का होता है ना, हाथ पैर थोड़े फूले से रहते हैं, सूजन आई रहती है, कई बार आपने देखा हो, अगर देखा हो तो ऐसा कोई केस, तो उस केस को हम क्या कहेंगे, एडिमा हो जाता है, एडिमा, सूजन आ जाती है। लीवर के केस में जब भी लीवर ख़राब होता है तो उस केस में सबसे पहले उस लोगों के जो है हाथ पैर में पानी भर जाता है, हाथों पैरों में पानी भर जाता है, ऐसा दिखाई देता है, फूले हुए बिल्कुल, ठीक है। या आप ज़्यादा पानी पी लो तब भी जो है पानी भर जाता है। एक्स्ट्रा अगर वाटर इनटेक करते हो तब भी जो है एक लिमिट से ज़्यादा, तब किडनी पर इतना दबाव पड़ता है कि वो उतना यूरिनेट कहीं नहीं कर पाती, और उस वजह से जो पानी है वो इधर उधर जो है टिश्यू के अंदर चला जाता है और सेल्स को फुला देता है, ठीक है। तो उस केस को हम क्या कहते हैं, एडिमा, ठीक है। अगर इस प्रोटीन की कमी होगी तब भी ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोटीन की बात करते हैं, वो है ग्लोबुलिन। नेक्स्ट प्रोटीन है हमारी ग्लोबुलिन, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटीन है हमारी ग्लोबुलिन। इसमें 3 तरह की जो ग्लोबुलिन आ जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये जो गामा ग्लोबुलिन है इसी को एंटीबॉडीज कहते हैं, ये जो गामा ग्लोबुलिन है इसी को एंटीबॉडीज कहते हैं, और यही इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है। मतलब हमारी जो प्रतिरक्षा है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो इसी प्रोटीन पर निर्धारित करती है। कोई कहता है ना कि इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इसको कुछ भी मतलब बुखार हो जाए तो ये जल्दी से उतर जाता है, या नहीं होता है। मतलब कुछ होते हैं ऐसे बंदे जिनको बुखार होता ही नहीं है, साल भर ऐसे बीत जाते हैं, और कुछ का ऐसे कैसे हर टाइम हॉस्पिटल में ही घुसे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्ले रोल इन इम्यूनिटी, प्लेज रोल इन इम्यूनिटी। तो प्रतिरक्षा में हमारा जो है मुख्य भूमिका निभाती है ये प्रोटीन गामा ग्लोबुलिन, जिससे हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं। तो जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आएगा, कोई वायरस अगर आ जाए, ठीक है, तो उस केस में इन प्रोटीन्स की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर को बचाना है तो इनकी संख्या बढ़ानी है। कोई बाहर से आया है उसको मारना है तो इनकी संख्या बढ़ानी है, सोल्जर्स की संख्या बढ़ानी है ना, ठीक है। और कई तरह के एंजाइम्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है, कई तरीके के एंजाइम्स भी हो सकते हैं हमारे ब्लड के अंदर, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो सकती हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो सकती हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं ये भी इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है, बेसिकली बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कई तरह के एंजाइम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रिएटिन काइनेस जो है पाया जाता है, क्रिएटिन काइनेस, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए, एक
एक सर्टेन लेवल से, तो इसका मतलब ये है कि बंदे को हार्ट या लीवर डिजीज में से दोनों में से कुछ ना कुछ है, अगर इस एंजाइम की मात्रा बढ़ जाए तो ब्लड के अंदर। ठीक है, मतलब ये क्लिनिकल इंडिकेटर है एक। मतलब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वो चेक करते हैं ब्लड में इस एंजाइम की मात्रा को कि कितनी है, और अगर वो एक ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा निकली तो इसका मतलब उस बंदे को हार्ट या लीवर डिजीज में से कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, क्लिनिकल इंडिकेटर है। क्या है ये, क्लिनिकल इंडिकेटर। जैसे इधर उधर जाना हो तो इंडिकेटर लगाते हैं ना, तो ऐसे ही ये क्लिनिकल इंडिकेटर है। ठीक है, मेडिकल इंडिकेटर है ना एक तरह से, कि अगर ये एंजाइम ज़्यादा है तो मतलब सतर्क हो जाओ कि कोई ना कोई हार्ट या लीवर से संबंधित बीमारी है। ठीक है, समझ में आ गया। और एक आध एग्जांपल दूं, जैसे एल्कलाइन फॉस्फेटेस है, एल्कलाइन फॉस्फेटेस, ये अगर एंजाइम बढ़ता है हमारे ब्लड के अंदर तो इसका मतलब इससे है कि बोन डैमेज ज़्यादा हो रहा है, हमारी हड्डियों का नुकसान जो है ज़्यादा हो रहा है। अगर इस एंजाइम की मात्रा हमारे ब्लड के अंदर बढ़ी हुई देखी जाती है तो इसका मतलब हमारी बोन, हमारी हड्डियां अंदर से धीरे 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 जो है खराब होती जा रही हैं। ठीक है, और हमारे ब्लड के अंदर क्या देखा जा सकता है, लिपिड देखा जा सकता है। लिपिड में जो है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल देखा जा सकता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, नेहा क्या है ये, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल देखा जा सकता है। ठीक है, और फ्री फैटी एसिड्स देखे जा सकते हैं, 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 और कोलेस्ट्रॉल देखे जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल मतलब क्या कहूँ इसके बारे में, है ना, कोलेस्ट्रॉल देखा जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल देखा जा सकता है बड़ा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या होता है, हार्ट अटैक, सीवियर हार्ट अटैक होता है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए, आप तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, मोमोज, मैक्रोनी वगैरह वगैरह, और खाते ही जा रहे हो, कई साल हो गए खाते खाते, तो उस वजह से कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाता है, और वो जो है ब्लड का जो रास्ता है, बहने का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देता है, और वो ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, दूसरा, लिपिड के अलावा ये हम ब्लड की बात कर रहे हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जा सकता है, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है ब्लड के अंदर। और जो है ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड्स देखने को मिल सकते हैं, अमाइनो एसिड्स, इसको हटा दो ना। और ब्लड के अंदर जो है क्या देखा जा सकता है, अमाइनो एसिड्स देखे जा सकते हैं। जैसे अमाइनो एसिड्स, जैसे ग्लूटामीन है, ग्लूटामीन, और एलेनिन है। ग्लूटामीन और एलेनिन मोस्ट अबेंडेंट है, मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म है किसकी, नाइट्रोजन की। ठीक है, दोनों जो है मोस्ट अबेंडेंट है, सबसे पहली बात तो यह है अबेंडेंट, और ये जो है दोनों मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म है किसकी, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म है। मतलब नाइट्रोजन को
इस रूप में लाया ले जाया जा सकता है फ्रॉम टिश्यूज टू लीवर और फ्रॉम मसल्स टू लीवर। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था जब मैंने अभी पिछले दिनों कुछ क्लास ली थी जिसमें मैंने अमाइनो एसिड्स पढ़ाए थे। और जब अमाइनो एसिड्स में हम इनकी बात कर रहे थे ग्लूटामाइन की और एलेनिन की, तो मैंने बताया था कि एक ग्लूकोज एलेनिन साइकिल होती है जिसमें नाइट्रोजन को एलेनिन के रूप में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ग्लूटामाइन के बारे में बताया था कि इसमें भी जो है ग्लूटामाइन में नाइट्रोजन को इस रूप में इधर से उधर ले जाया जा सकता है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन की गाड़ी है ये, नाइट्रोजन बैठती है इसमें और आराम से मतलब इस रूप में बैठती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अब तक हमने बात करी ऑर्गेनिक की, कार्बनिक पदार्थों की। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक पदार्थों की, जो जिनके अंदर कार्बन नहीं होता। समझ में आ गया? ग्लूटामिन और एलेनिन मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अमाइनो एसिड्स है और ये जो है मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, मतलब जो नाइट्रोजन है वो इन रूपों में आवागमन करती है। क्या करती है? आवागमन। ठीक है, फ्रॉम टिश्यूज टू लीवर और वी कैन से फ्रॉम मसल्स टू लीवर। लीवर के पास क्यों आती है? क्योंकि लीवर के पास नाइट्रोजन को जो है किस में बदला जाता है? हाँ, पढ़ा रहा हूँ, जाओ आप। ठीक है, वहाँ पर यूरिया साइकिल चलती है, आपको पता है। लीवर के अंदर क्या चलती है? कहाँ चलती है यूरिया साइकिल? लीवर के अंदर, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन ब्लड। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन ब्लड, अकार्बनिक पदार्थ जो ब्लड के अंदर मिलते हैं। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? जितने भी हमारे आयंस हैं बेसिकली, ठीक है, चाहे फिर वो कैटायंस हो। कैटायंस में हमारे सोडियम आ जाते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन। ठीक है, आयरन की दोनों स्टेट्स, ठीक है, कैटायंस आ सकते हैं। कैटायंस इसमें हमारे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और आयरन है। आयरन की दोनों स्टेट्स हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। मैग्नीशियम है, ठीक है, जिंक है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ठीक है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। मैग्नीशियम में प्लस सकता है। ठीक है, तो कैटायंस आ सकते हैं और एनायंस भी आ सकते हैं। ये ब्लड के अंदर देखे जा सकते हैं। एनायंस में क्या आ जाएगा? जो भी नेगेटिव है, क्लोराइड है, सल्फेट है, फॉस्फेट है। ठीक है, क्लोराइड है, फॉस्फेट है, PO4 2- सल्फेट है, SO4 2-। ठीक है, तो फॉस्फेट है, सल्फेट है, ये आ सकते हैं। बाइकार्बोनेट है, SCO3-, ये देखा जा सकता है ब्लड के अंदर। ठीक है, ये ब्लड की बात चल रही है। ब्लड के अंदर कितनी सारी चीजें देखी जा रही है, देख लो। और इस बाइकार्बोनेट का तो एक अलग ही ड्रामा है कि ये जो है एक मेजर बफरिंग एक तरह से मेजर बफरिंग सिस्टम है। ठीक है, ब्लड का मेजर बफरिंग सिस्टम है, सिस्टम ऑफ ब्लड, मेजर बफरिंग सिस्टम है ब्लड का। क्या है ये? मेजर बफरिंग सिस्टम है ब्लड का, बाइकार्बोनेट। ठीक है उज्जवल, ये क्लोराइड लिखा हुआ है, ये क्लोराइड बेचारा सीरीज का ऐसा बन गया। फॉस्फेट PO4 2-, SO4 2-, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, PO4 - SO4 - ठीक है।
नेहा समझ में आया? किसके अंदर पाई जा रही है ये सब चीजें? पता नहीं किसके अंदर पाई जा रही है? ब्लड के अंदर। वो जो हमने 5-6 लीटर वो जो ब्लड भरा ना, उसी के अंदर देखी जा रही है सब चीजें। उसके अंदर हमने देखा कि प्रोटीन भी है। कौन कौन सी? एल्बुमिन देखी, ग्लोबुलिन देखी, एंजाइम्स देखे, क्रिएटिन काइनेज देखा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज देखा, और हमने क्या देखा? फिर हमने क्या देखा? लिपिड्स देखा, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड्स निकाले उसमें से, कोलेस्ट्रॉल निकाला उसमें से, और हमने क्या निकाला उसमें से? उसके बाद लिपिड के बाद हमने क्या पढ़ा? अमाइनो एसिड्स, ग्लूटामाइन उसी के अंदर था, एलेनिन उसी के अंदर था, और हमने क्या पढ़ा? ये सब चीज़ें भी ब्लड के अंदर ही हैं विद्यमान। वो जो 5-6 लीटर ब्लड निकाला, आरबीसी निकाल दी थी, डब्ल्यूबीसी निकाल दी थी, और क्या निकाला था? प्लेटलेट्स। बचा क्या? प्लाज्मा। अब उस प्लाज्मा के अंदर ये सब चीज़ें हैं अभी भी, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो ये क्या है? मेजर बफरिंग सिस्टम है किसका? ब्लड का। मतलब ये पीएच को कोशिश करता है कि ये इधर से उधर ना जाए, कोशिश करता है कि ये 7.4 ही रहे, ठीक है। ये कोशिश करता है कि जो ब्लड का पीएच है वो मेंटेन रहे, 7.4 ही रहे। कोई किसी की तरह का चेंज आए कि ऐसा ना हो कि 6 चला जाए या 5 चला जाए या 8, 9, 10 चला जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। ये कोशिश करता है कि वो सेम रहे, एज इट इज रहे। तो अब हम बात करते हैं सेलुलर कंपोनेंट की ब्लड की। ये थी बात करी हमने किसकी? जो मेन कंपोनेंट थे ब्लड के। अब हम बात करते हैं सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ये खत्म हो गया। इधर आ जाओ, पढ़ लो। मैडम बता देंगे मैडम। अब हम बात कर रहे हैं सेलुलर कंपोनेंट की ब्लड की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हमने निकाली थी, प्लेटलेट्स जो निकाली थी। आ रहा हूँ थोड़ी देर में। सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, इस तरह से हम नाम देते हैं। मेजर कंपोनेंट है ब्लड का। लगभग 5 × 10⁶ सेल्स पर माइक्रोलीटर में ये पाई जा सकती हैं। 5 × 10⁶ सेल्स पर माइक्रोलीटर पाई जा सकती है। मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। 5 × 10⁶ सेल्स पर माइक्रोलीटर ये देखी जा सकती हैं। प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, प्लेटलेट्स बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये सेल नहीं होती, ये जो है टुकड़े होते हैं। टुकड़े सेल्स नहीं माना जाता है ना, इन्हें टुकड़ा माना जाता है, ठीक है। किसके टुकड़े? फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। बेसिकली दे आर नॉट द सेल, बेसिकली दे आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट। फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा, क्या हुआ? किसी के पास ब्लैक पेन है? मेगा कैरियोसाइट्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। तो ये क्या है? जो एक कोशिका होती है मेगा कैरियोसाइट, ठीक है, तो उसके टुकड़े हैं, टूट करके प्लेटलेट्स बनती हैं बेसिकली,
मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े जो है टूट टूट करके क्या बनती हैं, प्लेटलेट्स बनती हैं। और इनकी संख्या कितनी हो सकती है, 1.5 to 4 लाख प्लेटलेट्स, 1.5 to 4 लाख का आसपास। ठीक है, बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स WBC, बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स, इन्हीं को WBC कहा जाता है, इन्हीं को WBC कहा जाता है। ठीक है, ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं WBC ल्यूकोसाइट्स? यही हमारा शरीर का सैनिक है, ये जो WBC है यही हमारे शरीर का सैनिक है। RBC का काम तो पता है क्या है, RBC का क्या काम है, लाल रंग देना है ना। इसके अंदर कौन है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, RBC भी एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर केवल हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर कैसा होता है, लाल होता है। और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने में भी सहायक है, तो बेसिकली ये ऑक्सीजन को ले जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में काम करती है, रुधिर का थक्का जमना, चोट लगी, कट लगा, ब्लड बहना शुरू हुआ, 1-2 मिनट बाद जम जाता है। किस वजह से, ये भी हेल्प करती है उसमें प्लेटलेट्स। कौन हेल्प करती है, प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट्स WBC क्या है, सोल्जर्स है, हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। जैसे हमारे बॉर्डर पर जो है सैनिक है, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी सैनिक है, सोल्जर्स हैं। और वो कौन है, ल्यूकोसाइट्स या WBC। लगभग इनकी संख्या कितनी होती है, 6000 से 7000 सेल्स पर डेसीलीटर, 6 to 7000 सेल्स पर डेसीलीटर। ठीक है, अब इसमें वैराइटीज है बहुत सारी। वैराइटीज कैसी, सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स की। इसी में कई प्रकार है WBC के। सबसे पहला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये पूरी WBC का 70% हिस्सा है, 70% ऑफ WBC, 70% हिस्सा WBC का यही है। सबसे ज़्यादा जो है कौन है, 70% हिस्सा न्यूट्रोफिल्स का। लिम्फोसाइट्स है सेकंड, लिम्फोसाइट्स है फर्स्ट, ये हो गया। सेकंड लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है। ये कितनी है, लगभग 25%। 25% जो है 25% ऑफ टोटल WBC। ठीक है, 25% ऑफ टोटल WBC। इसके बाद 3 और आ जाती हैं, 3 और आ जाती हैं इसके बाद। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और एक और है, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, और मोनोसाइट्स है। मोनोसाइट्स मतलब हम ये कह सकते हैं 5 प्रकार के सैनिक हैं। कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के सैनिक है। जैसे कई तरह की बटालियन होती है ना, ऐसे जो है हमारे शरीर में ये जो WBC है, 5 प्रकार की जो है WBC है। न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, और मोनोसाइट्स है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है कौन से की है, न्यूट्रोफिल्स की है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स की है, उसके बाद इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स। ये तीनों लगभग 5% के आसपास, 5% के आसपास। ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आ गया ना।
इसके बाद जो है आपके इसमें जो है वो नहीं दे रखा। अब देखो, अब ये तो हमने पढ़ लिया इसके ब्लड के बारे में, ठीक है, कंपोनेंट्स पढ़ लिए इसके। अब हम बात करते हैं हेमेटोपोइसिस की, कि ब्लड सेल्स बनती कैसे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये हमने ब्लड की सेल्स की बात करी, आरबीसी की बात करी, डब्ल्यूबीसी की बात करी, प्लेटलेट्स की बात करी। डब्ल्यूबीसी में जो है इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, और ये जो है कई तरह की हो सकती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, यूसिनोफिल है, बेसोफिल है, मोनोसाइट्स है। कई तरह की जो है डब्ल्यूबीसी देखी जा सकती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो कोशिकाएं हैं ये बनती कहाँ पे हैं, कैसे बनती है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। इनका परिपक्वन कहाँ होता है, कहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है, कहाँ ये बनती है, ठीक है, कौन कहाँ बनती है, तो बेसिकली वो हम पढ़ने वाले हैं। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हेमेटोपोइसिस। The genesis of blood cells is known as hematopoiesis. ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेमेटोपोइसिस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, हेमेटोपोइसिस। हाँ ये हेमेटोपोइसिस, हाँ ये क्या हुआ, अच्छा ये वो लिखा, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हेमेटोपोइसिस भी कह सकते हैं, हीमोपोइसिस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो तुम कह रहे हो ना उसमें हीमोपोइसिस लिखा है, इसमें हेमेटोपोइसिस लिखा है, तो मैं भी गलत नहीं हूँ, आप भी गलत नहीं है। तो चाहे आप हीमोपोइसिस कहें, चाहे आप हेमेटोपोइसिस कहें, बोथ आर द सेम प्रोसेस, ठीक है। आदमी को चाहे मनुष्य कहो चाहे ह्यूमन कहो, बात तो एक ही है। तो हेमेटोपोइसिस का मतलब क्या है, या हीमोपोइसिस का मतलब क्या है, जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स। व्हाट इट मींस, इट मींस जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स, जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स, जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स। लक्ष्मी क्या मतलब है इसका, मतलब कोशिकाओं का उत्पादन। कौन सी कोशिकाओं का, रक्त कोशिकाओं का उत्पादन क्या कहलाता है, हेमेटोपोइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है नया, क्या, हेमेटोपोइसिस। क्या है हेमेटोपोइसिस, रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को क्या कहते हैं, हेमेटोपोइसिस कहते हैं। जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स इज नॉन एज हेमेटोपोइसिस, हीमोपोइसिस, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो हेमेटोपोइसिस है, बेसिकली इस क्रिया को एक कोशिका करती है, एक विशिष्ट कोशिका करती है जिसका नाम है HSC। उस कोशिका द्वारा ही सारी ये कोशिकाएं बनाई जाती हैं, मतलब एक पूर्वज है इनका, उसी अकेले पूर्वज द्वारा ये सारी कोशिकाएं बनाई जाती हैं, है ना। जैसे हम हमारे परिवार में हम जितने भी भाई बहन होंगे, हम सब एक ही माता पिता या हमारा एक ही पूर्वज रहा होगा। तो ऐसे ही ये जितनी भी कोशिकाएं आप पढ़ी हैं ब्लड में आपने, इनका एक ही पूर्वज है, और वो कौन है, HSC, HSC, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। क्या नाम है इसका, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स।
कौन सी कोशिका है ये? हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। तो सभी ब्लड सेल्स, सभी कोशिकाओं का उत्पादन, सभी रक्त कोशिकाओं का उत्पादन जो होता है वो इस कोशिका द्वारा होता है। कौन सी कोशिका द्वारा? इस कोशिका द्वारा, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, इस कोशिका द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये एक तरह की मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स है। क्या खास बात है इसकी कि ये एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। क्या है ये? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। क्या खास बात है इसकी? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का मतलब ये है कि ये कई सारी कोशिकाओं को बनाने में सहायक है, या इसके अंदर एक ऐसी क्षमता है कि इससे कई सारी कोशिकाएं जो है उत्पन्न की जा सकती हैं। आरबीसी भी बनाई जा सकती है, प्लेटलेट्स बनाई जा सकती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, बीटा लिम्फोसाइट्स, और क्या बोलते हैं उसको, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, कई तरह की जो है कोशिकाएं इससे बनाई जा सकती हैं। ठीक है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स मतलब इसमें एक क्षमता है कि ये कई तरह की कोशिकाओं को उत्पादन कर सकती है। ठीक है, या कई तरह की कोशिकाओं को बना सकती है, ये इसमें पावर है। मतलब इस आप अकेली कोशिकाएं से आरबीसी भी बना सकते हो, इसी कोशिका से आप डब्ल्यूबीसी बना सकते हो, इसी कोशिका से आप प्लेटलेट्स बना सकते हो, कई तरह की कोशिकाओं का निर्माण जो है आप इस अकेली से कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया है ब्लड सेल्स के बनने की, जो प्रक्रिया है ये कहाँ पर होती है? ठीक है, जगह कौन सी है? हमारे शरीर में कोशिकाएं तो बनती हैं जब हम छोटे रहे होंगे, भ्रूण अवस्था में जब हम रहे होंगे, माता के गर्भ में जब हम रहे होंगे, तो भ्रूण अवस्था में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, उस टाइम ब्लड सेल्स बनी होंगी। कहाँ पर बनी होंगी? ठीक है, वो जगह कौन सी है? और फिलहाल भी हम बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, ब्लड सेल्स जो है बनती रहती है, मरती रहती है, बनती रहती है, मरती रहती है। तो कहाँ पर बनती है? वो जगह कौन सी है? कहाँ ये प्रक्रिया चल रही है? तो वो हमें देखना है। तो हम बात कर रहे हैं हेमेटोपोइसिस की जगह की, साइट फॉर हेमेटोपोइसिस, साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस। साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही है। कौन सी प्रक्रिया? कौन सी प्रक्रिया? रक्त कोशिकाओं के उत्पादन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया नेहा? रक्त कोशिकाओं के उत्पादन की प्रक्रिया कहाँ पर चल रही है? कौन सी जगह है? कहाँ वो फैक्ट्री लगाई हुई है जहाँ पर ये कोशिकाएं बन रही है? तो ये हमारी जो जगह है ये हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान जो है अलग अलग रहती है। मतलब जैसे जैसे हमारा विकास होता है, भ्रूण अवस्था से हम बचपन में आते हैं, मतलब जन्म लेते हैं, जन्म के बाद फिर धीरे धीरे उम्र जैसे बढ़ती चली जाती है, तो उस हिसाब से हमारे विकास के दौरान ये जो जगह है इसके बनने की प्रक्रिया, कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया वो अलग अलग होती रहती है। जैसे हम अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, मतलब जब हम भ्रूण अवस्था में हैं तो एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, योग सेक आपने सुना होगा, अर्ली एम्ब्रियोनिक, पढ़ना इसके बारे में कभी तुम लोग। अर्ली एम्ब्रियोनिक जो स्टेज है, ठीक है, उसमें जो है कहाँ पर बनती है? योग सेक में, योग सेक, जिसमें योग रहता है, योग सेक, इसमें बनती है हमारी कोशिकाएं। फीटस स्टेज में जब भ्रूण थोड़ा मतलब बड़ा हो जाता है, अंदर ही 6-7 महीने का, है ना, अंदर ही, तो तब जो है क्या होता है, यानी फीटल स्टेज, फीटल स्टेज। ये बहुत पहली बात है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात हो रही है। फीटल स्टेज में कहाँ पर बनती है? लीवर में सबसे ज़्यादा बनती है, स्प्लीन में, और फिर लिम्फ नोड में। ठीक है, लीवर में बनती है, स्प्लीन और फिर लिम्फ नोड है सबसे ज़्यादा इसमें, इसके बाद इसमें और लिम्फ नोड में। ये तीनों ही ऑर्गन जो है कोशिकाओं के उत्पादन में सहायक है जब बच्चा भ्रूण अवस्था में है, मतलब
छठे सातवें महीने की बात कर सकते हैं आप, है ना, तब की बात कर सकते हैं आप, फीटल स्टेज। जब जन्म हो जाता है, ठीक है, आफ्टर बर्थ, एडल्ट और डेथ, तो ये कहाँ पर बनती है, बोन मैरो में। आफ्टर बर्थ, एडल्ट और डेथ, इसके बाद ये जगह ले लेती है किसकी, बोन मैरो। अस्थि मज्जा, नाम सुना है अस्थि मज्जा, नया नाम सुना है अस्थि मज्जा, बोन मैरो। तो बोन मैरो इसकी जगह ले लेता है, किसकी जगह ले लेता है, बोन मैरो इन सभी की जगह लेता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे में, मतलब 2-4 दिन के बच्चे में या 1 महीने के बच्चे में जो उसकी कोशिकाएं उत्पन्न हो रही होगी, वो कहाँ से हो रही होगी, बोन मैरो से। जब वो भ्रूण अवस्था में रहा होगा, माता के गर्भ में रहा होगा, तब उसमें कौन बना रहा होगा, लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड। उससे भी पहले जब वो तीसरे-चौथे महीने की बात करें तो उसमें कहाँ आरबीसी, वो जो सेल्स हैं वो कहाँ बनती है, यौगिक में। ठीक है, समझ में आ गया। अब जब से बच्चे ने जन्म लिया और उसके अंत समय तक, जब तक वो बूढ़ा होकर के मर नहीं जाता, तब तक के लिए जो फैक्ट्री है वो कौन है, बोन मैरो है। और वो बनाएंगी डिफरेंट प्रकार की कोशिकाएं, मतलब अलग अलग तरह की कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सभी तरह की कोशिकाएं कौन बनाएगी, बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो का नाम सुना है ना, अस्थि मज्जा। ठीक है, कहाँ होता है अस्थि मज्जा, हमारी जो बड़ी बोन्स होती है ना, जैसे हमारे पैर की बोन्स है, या हमारी स्टर्नम है, या हमारी वर्टिब्रा, पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, या हमारी ये जो पैर की हड्डी होती है, ठीक है, या हमारी ये जो चेस्ट की जो हड्डी होती है, स्टर्नम जिसे बोलते हैं बेसिकली, इनके अंदर, हड्डियों के अंदर जो है एक खाली स्थान होता है, उसके अंदर होता है ये बोन मैरो। ठीक है, जैसे ये कोई बोन्स है तो इसके अंदर बेसिकली ये जो है क्या है, बोन मैरो। ठीक है, तो ये क्या है, बोन मैरो है। ठीक है, बोन मैरो। तो हड्डियों के अंदर होता है ये अस्थि मज्जा, और इस अस्थि मज्जा के द्वारा बनाई जाती हैं विभिन्न तरह की कोशिकाएं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो कौन सी हड्डियां के अंदर हो सकता है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा है, स्टर्नम है, चेस्ट की हड्डी, चेस्ट के सामने, ठीक है, ये जो सामने वाली जो स्टर्नम होती है, रिब्स के अंदर हो सकता है, ठीक है, अस्थि मज्जा। और किसके अंदर हो सकता है, फीमर के अंदर हो सकता है, टीबिया के अंदर हो सकता है, जो लॉन्ग बोन्स है हमारी, ठीक है, लॉन्ग बोन्स है हमारी, फीमर है, टीबिया है, ठीक है, इनके अंदर जो है पैरों की जो हड्डियां हैं उनके अंदर भी हो सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे जो है क्या होता है, बुढ़ापा आना शुरू होता है। ठीक है, और बुढ़ापा आने के साथ साथ हमारी जो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, इसकी संख्या भी घटती चली जाती है। तो संख्या घटती चली जाती है, इसका मतलब कोशिकाओं की उत्पादन क्षमता भी घटती चली जाती है। समझ में आया? ठीक है, क्या समझ में आया? जैसे जैसे आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेम सेल्स। ठीक है, एज को बढ़ाओ, स्टेम सेल्स अपने आप घटती चली जाएंगी। मतलब अगर कोई टीनेजर्स होगा, टीनेजर्स की बात करें, मतलब 15-16 साल का कोई बात करें लड़का या लड़की, तो उसमें जो है स्टेम सेल्स की संख्या ज़्यादा होगी। बात करें कोई 30 साल का अगर कोई एडल्ट है, ठीक है, समझ में आएगा?
ठीक है। और इसमें भी ये जो बोन मैरो, इसमें भी दो हिस्से होते हैं, रेड मैरो एंड येलो मैरो। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो वो रेड मैरो येलो मैरो में कन्वर्ट होता चला जाता है। रेड मैरो बेसिकली वही वो हिस्सा है जो कोशिकाओं को उत्पादित करेगा। फिलहाल आप इतना सुने कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ऐसे ऐसे स्टेम सेल्स की संख्या घटती चली जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कोशिकाओं का उत्पादन है उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। अब देखो आप, चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे ब्लड सेल्स के उत्पादन की, जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स, जिसमें हमने बात करी कि सारी जो कोशिकाएं हैं वो इन कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती हैं, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ठीक है। हमने बात करी कि कहाँ कहाँ ये जगह है जहाँ पर ये कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज यॉर्क सैक, फीटल स्टेज लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड, आफ्टर बर्थ एडल्ट डेथ, मतलब बच्चे के जन्म होने के साथ और उसके अंत तक कौन बनाता है? बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? हड्डियों के बीच में, जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में, जैसे कि वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, फीमर और टिबिया। बस दैट्स ऑल।